बचपन से समाज एक ही बात सिखाता है, किसी चीज को कसकर पकड़ना, रिश्तों को बचाए रखना, पुरानी यादों को संजोना। बिल्कुल। और कहते हैं कि ये सब इंसान की ताकत की निशानी है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई एक भारी सूटकेस को मीलों तक ढोता रहे और सोचे कि वो कितना मजबूत है। हाँ, और लोग इस भारीपन को अपना मेडल मान लेते हैं। सही कहा। लेकिन आज द डीप डाइव में हम जिन रिसर्च पेपर्स और मनोवैज्ञानिक लेखों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, वो इस धारणा की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देते हैं। बिल्कुल उड़ा देता है। आज हमारा मिशन है उन डेटा और स्टडीज को डिकोड करना जो साबित करते हैं कि अतीत के भारी बोझ को ढोना कोई ताकत नहीं है, बल्कि ये इस मैट्रिक्स का सबसे बड़ा झूठ है। एग्जैक्टली। असली ताकत पकड़ने में नहीं, बल्कि बिना किसी भावना के चीजों को पूरी तरह से छोड़ देने में है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में एब्सोल्यूट मेंटल सॉवरेनिटी यानी पूर्ण मानसिक संप्रभुता कहा जाता है। ये आज के दौर का सबसे जरूरी विषय है और यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि हमारे पास मौजूद ये स्रोत कोई सामान्य मोटिवेशनल चर्चा का हिस्सा नहीं है। हाँ, जहाँ महज ये कहा जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। ये स्रोत सीधे तौर पर इंसानी दिमाग के उस ढांचे को चुनौती देते हैं जो कचरा जमा करने का आदी हो चुका है। ये इस बात का एक रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है कि कैसे कोई इंसान अपने दिमाग के जंजाल को पूरी तरह से डिलीट कर सकता है। तो चलिए इस थ्योरी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंसान चीजों को पकड़कर क्यों रखता है और ये उसके दिमाग को भौतिक रूप से कैसे नुकसान पहुंचाता है। हाँ, अगर हम डेटा को देखें तो 99% लोग असल में इमोशनल होर्डर होते हैं। इमोशनल होर्डर, ये बहुत सटीक शब्द है ना। जिस तरह कुछ लोगों को घर में पुराना कचरा और बेकार चीजें जमा करने की बीमारी होती है, वैसे ही लोग 10 साल पुराने दुख और धोखे को अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में 50 पुराने ऐप्स चल रहे हो। हाँ, और वो बिना कुछ किए ही फोन की बैटरी लगातार चूस रहे हो। एग्जैक्टली। ये स्मार्टफोन वाली एनालॉजी मनोविज्ञान के कॉग्निटिव लोड थ्योरी को बहुत अच्छी तरह समझाती है। वो जो 50 पुराने ऐप्स है ना, वो किसी भी इंसान के दिमाग की 100% रैम को खा जाते हैं। 100%? बिल्कुल। अगर विकासवाद या इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो इंसानी दिमाग पुरानी और दर्दनाक यादों को इसलिए पकड़ कर रखता है क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम खतरे को याद रखने के लिए डिजाइन हुआ है। मतलब वो सर्वाइवल के लिए था। हाँ, हजारों साल पहले अगर किसी इंसान पर शेर ने हमला किया था तो दिमाग उस डर को जिंदा रखता था ताकि वो दोबारा उस जंगल में न जाए। ओहो, तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। बिल्कुल। लेकिन आधुनिक दुनिया में शेर नहीं होते हैं, बल्कि पुराने टेक्स्ट मैसेज, पुरानी बहसें और पुराने धोखे होते हैं। और दिमाग इन पुरानी बातों को भी जीवन पर खतरे की तरह देखता है। एग्जैक्टली। जब दिमाग की पूरी ऊर्जा उस 10 साल पुराने दुख को जिंदा रखने में लग रही है तो वर्तमान में कुछ नया और बड़ा एग्जीक्यूट करने के लिए न्यूरल स्पेस बचता ही नहीं है। इसका सीधा संबंध भौतिक कचरे से भी तो है। कमरा कबाड़ से भरा होना महज आलस नहीं है। नहीं, ये एक ओवरलोडेड नर्वस सिस्टम का बाहरी लक्षण है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा सवाल आ रहा है, क्या ये कहना थोड़ा कठोर नहीं है? मतलब कई बार दर्द सच में बहुत गहरा होता है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। अगर ये सूटकेस इतना ही भारी है और बैटरी ड्रेन कर रहा है तो इंसान इसे बस वहीं जमीन पर क्यों नहीं रख देता? मुट्ठी खोलना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ईगो यानी अहंकार उस दर्द से गहराई से जुड़ चुका होता है। मनोविज्ञान इसे आइडेंटिटी अटैचमेंट कहता है। आइडेंटिटी अटैचमेंट? हाँ, इंसान का दिमाग दर्द से एक पहचान बना लेता है। वो खुद को एक कहानी सुनाने लगता है कि मैं वो हूँ जिसके साथ धोखा हुआ, या मैं वो हूँ जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष किया। अरे बाप रे, तो इस दुख को छोड़ने का मतलब है अपनी इस बेचारे वाली पहचान को पूरी तरह से मारना? बिल्कुल। और ईगो मरना नहीं चाहता क्योंकि ईगो को अपने अस्तित्व के लिए एक कहानी की जरूरत होती है, चाहे वो कहानी कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। इसलिए वो इंसान को उस दर्द के लूप में फंसा कर रखता है। हाँ, इंसान ये मूल बात भूल जाता है कि वो खुद सूटकेस नहीं है, वो महज वो हाथ है जिसने सूटकेस पकड़ रखा है। ये बहुत ही गहरी बात है, लेकिन दिमाग इतनी आसानी से ये मुट्ठी नहीं खोलना देता। हमारे स्रोतों में ये साफ बताया गया है कि दिमाग कुछ मनोवैज्ञानिक धोखे पैदा करता है जिसे लॉजिकल फैलेसीज कहते हैं। हाँ, इनमें से सबसे आम है संक कॉस्ट फैलेसी। इसका उदाहरण बहुत दिलचस्प है। इसे समझने के लिए एक आम जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिनेमा घर में एक बेहद उबाऊ और खराब फिल्म देख रहा है।
1 घंटा बीत चुका है और उसे पता है कि फिल्म बकवास है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। बिल्कुल नहीं। वो सोचता है मैंने इस टिकट के पैसे दिए हैं और अपना 1 घंटा बर्बाद किया है, अब तो पूरी ही देखनी पड़ेगी। और ठीक यही रवैया इंसान 5 साल पुराने जहरीले रिश्ते या किसी डेड एंड जॉब के साथ अपनाता है। एग्जैक्टली यही दिमागी जुए का सबसे बड़ा फरेब है। जो वक्त, पैसा या ऊर्जा एक बार खर्च हो गई वो डेड डेटा है। अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों में ये माना जाता है कि वो खर्च की गई ऊर्जा वापस नहीं आने वाली। तो एक मरे हुए इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए अपने भविष्य के कीमती समय को दांव पर लगाना किसी भी रूप में तार्किक नहीं है। बिल्कुल नहीं। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने वो रिश्ता या वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया तो उनकी पिछली सारी मेहनत हार में बदल जाएगी। लेकिन डूबते सपनों से आजादी पाना हार मानना नहीं होता। नहीं, ये महज एक खराब डेटा पॉइंट को स्वीकार करके नई शुरुआत के लिए जगह बनाना है। यहाँ एक और आम धारणा है जिसे मैं चुनौती देना चाहूंगा। अक्सर लोग क्लोजर की बहुत बात करते हैं। ओह, क्लोजर, ये तो सबसे बड़ा भ्रम है। वही ना, लोग कहते हैं मुझे बस एक आखिरी बार बात करनी है या मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए ताकि मैं मूव ऑन कर सकूं। क्या क्लोजर सच में जरूरी नहीं है? क्या आखिरी बार आमना सामना किए बिना मूव ऑन किया जा सकता है? हमारे रिसर्च पेपर्स का ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मनोविज्ञान बताता है कि क्लोजर की यह चाहत अक्सर एक जाल होती है। एक जाल? वो कैसे? देखिए, मैनिपुलेटर्स इसी क्लोजर की भूख का बहुत सटीकता से फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि सामने वाले को जवाब चाहिए। अच्छा, तो वो एक आखिरी मुलाकात का बहाना बनाते हैं। बिल्कुल, एक आखिरी मुलाकात या एक आखिरी कॉल के बहाने वे दोबारा इंसान को उसी भावनात्मक चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं। बाप रे। सच्चाई ये है कि क्लोजर किसी दूसरे इंसान से कभी नहीं मिलता। तो फिर ये कहाँ से आता है? ये अंदर का एक मनोवैज्ञानिक स्विच है। बस ये फैसला लेना कि ये चैप्टर अब खत्म हो गया। इसके लिए किसी की अनुमति या स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सिर्फ लोगों के साथ नहीं है, ये अतीत के काश के साथ भी गहराई से जुड़ा है। काश मैंने उस वक्त वो फैसला लिया होता, या काश मैंने वो जवाब दिया होता। हाँ, ये काश का दिमागी वायरस तो इंसान के नर्वस सिस्टम को अंदर ही अंदर क्रैश करता रहता है। इसके साथ ही एक और चीज है, नॉस्टैल्जिया, यानी पुरानी यादों का मीठा जहर। नॉस्टैल्जिया असल में दिमाग का एक फिल्टर है। वो कैसे काम करता है? जब वर्तमान की सच्चाई बहुत चुनौतीपूर्ण या तनावपूर्ण होती है तो दिमाग एक बचाव के तरीके के रूप में अतीत की बुरी बातों को धुंधला कर देता है और सिर्फ अच्छी बातें याद दिलाता है। मतलब ये वास्तविकता से भागने का एक तरीका है। एग्जैक्टली। अतीत पूरी तरह से अनचेंजेबल है। जो डेटा एक बार रिकॉर्ड हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। काश ऐसा होता, ये सोचना कॉग्निटिव लोड को बढ़ाना है। इसका मतलब ये भी है कि इंसान को अपने अतीत के उस कमजोर रूप को भी माफ करना होगा जिसने वो गलतियां की। बिल्कुल। क्योंकि अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो उस समय उस व्यक्ति के पास जो भी डेटा, अनुभव या समझ थी, उसने उसी हिसाब से अपना सबसे बेहतरीन फैसला लिया था। तो अपने ही पुराने वर्जन को सजा देना बंद करना होगा। सही बात है। अतीत के इन मनोवैज्ञानिक झूठों को बेनकाब करने के बाद हमारी रिसर्च का अगला हिस्सा वर्तमान जीवन की ओर मुड़ता है। अगर कोई इंसान अपने अतीत के सूटकेस को छोड़ भी दे तो समाज तुरंत उसके हाथों में उम्मीदों और लेबल का एक नया सूटकेस थमा देता है। और यहीं पर यह पूरी थियरी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। बाहरी वैलिडेशन वाली बात। बिल्कुल। इंसान बाहरी तारीफ का कितना बड़ा गुलाम है, ये हैरानी की बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम दूसरों से प्यार करते हैं इसलिए उनसे उम्मीद लगाते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक दस्तावेज कुछ और ही बताते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि किसी से उम्मीद लगाना दरअसल उसे कंट्रोल करने का एक छिपा हुआ अहंकार है, जिसे एरोगेंस कहते हैं। सही कहा। तुम्हें मेरे हिसाब से चलना चाहिए या तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, ये प्यार नहीं है, ये नियंत्रण की चाह है। और इस नियंत्रण की चाह को मनोविज्ञान में सेवियर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, मसीहा बनने की बीमारी। हाँ, इंसान सोचता है कि वो अपने आसपास के सभी लोगों को, अपने पार्टनर को या दोस्तों को ठीक कर देगा, लेकिन गहराई में जाके देखें तो ये दूसरों की भलाई के लिए नहीं होता। तो फिर किसके लिए होता है? जब इंसान दूसरों को ठीक करने की कोशिश करता है तो वो असल में अपने आसपास के माहौल को प्रिडिक्टेबल बनाना चाहता है ताकि उसे खुद घबराहट ना हो। अरे वाह,
मतलब ये अपनी खुद की एंजाइटी को मैनेज करने का एक तरीका है। बिल्कुल। इसके अलावा हर बहस में मैं सही हूँ साबित करने की जिद भी इसी अहंकार का हिस्सा है। हाँ, जब इंसान को ये साबित करने की भूख नहीं रहती तो वो अपने न्यूरल नेटवर्क की बहुत सारी ऊर्जा बचा लेता है। समाज कुछ शब्द या लेबल भी चिपका देता है जिन्हें इंसान जीवन भर ढोता है। मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ या मुझे जल्दी गुस्सा आता है। लोग इन शब्दों के गुलाम बन जाते हैं। इसके साथ ही एक और भ्रम है झूठे पोटेंशियल का मोह। झूठा पोटेंशियल ये बहुत आम है। भविष्य में ये इंसान बदल जाएगा या इस खराब प्रोजेक्ट में बहुत पोटेंशियल है। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान की कड़वी सच्चाई से भागने के लिए भविष्य के पोटेंशियल का सहारा लिया जाता है। और इन सभी भारी उम्मीदों, लेबल्स और कंट्रोल की बीमारियों से बचने का एक ही क्रूर लेकिन प्रभावी तरीका है। वो क्या है? ना बोलने की कला। ना अपने आप में एक पूरा वाक्य है। बिल्कुल। इसके आगे किसी सफाई या अपराध बोध की जरूरत नहीं होती। जब कोई इंसान सफाई देता है तो वो असल में सामने वाले से अपनी बात की वैधता या वैलिडेशन मांग रहा होता है। मशहूर किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड का जिक्र यहाँ बेहद प्रासंगिक है, यानी नफरत किए जाने की हिम्मत। जब किसी इंसान को समाज की तालियों और तारीफों की भूख नहीं रहती तो समाज की गालियां या आलोचनाएं भी उस पर बेअसर हो जाती हैं। लेकिन जब कोई समाज की उम्मीदें छोड़ता है और ना बोलना शुरू करता है तो एक घर्षण पैदा होता है, फ्रिक्शन। हाँ, लोग नाराज होते हैं, सीमाएं लांघी जाती हैं और जहरीले रिश्ते अपना असली रूप दिखाते हैं। ऐसे जहरीले तत्वों से निपटने का जो तरीका रिसर्च में बताया गया है वो पारंपरिक सलाहों से एकदम अलग है। ये कोई जादुई भट्टी नहीं है बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो जब सीमाएं लांघी जाती हैं तो क्या करना चाहिए? हमारे स्रोत साइलेंट एग्जिट या खामोश विदाई की वकालत करते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई लंबी चौड़ी स्पीच नहीं, कोई अंतिम चेतावनी नहीं। बस अचानक खामोशी से अपने रास्ते अलग कर लेना। हाँ, ये खामोश विदाई इतनी प्रभावी क्यों है? क्योंकि एक मैनिपुलेटर किसी इंसान के गुस्से, सफाई या आंसुओं पर ही जिंदा रहता है। व्यक्ति की प्रतिक्रिया ही मैनिपुलेटर के लिए ऑक्सीजन है। एग्जैक्टली। जब कोई इंसान बेइज्जती या उकसावे पर एक खामोश बर्फ की दीवार बन जाता है तो सामने वाले का सारा मनोवैज्ञानिक हमला नाकाम हो जाता है। उसका कंट्रोल बोर्ड पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और यहीं पर माफी यानी फॉरगिवनेस का एक ऐसा नजरिया सामने आता है जो आम धारणाओं को पलट देता है। आमतौर पर समाज सिखाता है कि माफी मांगना या माफ करना बहुत बड़ी महानता है। हाँ, लेकिन इस गहरे विश्लेषण में माफी शुद्ध रूप से एक स्वार्थी और रणनीतिक कदम है, जिसे टैक्टिकल मूव कहते हैं। मैं इसी पर आने वाला था। ये सच में चौंकाने वाला है। माफी एक रणनीतिक हथियार कैसे हो सकता है? देखिए, अगर किसी से नफरत की जाती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को अपने दिमाग में 24 घंटे बिना किराए के रहने की जगह दी जा रही है। बिना किराए के? ये तो नुकसानदेह है। बहुत ज्यादा। जब नफरत होती है तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन लगातार बनते रहते हैं जो फैसले लेने की क्षमता को कमजोर करते हैं। तो माफी इसलिए नहीं दी जाती कि सामने वाला इसका हकदार है? बिल्कुल नहीं। माफी इसलिए दी जाती है ताकि उस इंसान का सारा डेटा दिमाग के सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट किया जा सके। ये एक बायोलॉजिकल कॉर्ड काटने जैसा है। हाँ, मतलब अपने गुस्से को सिस्टम से निकालकर किसी रचनात्मक एक्शन में बदलना और अंततः उदासीनता यानी इंडिफरेंस की ताकत हासिल करना। किसी को शून्य मान लेना जैसे वो अस्तित्व में ही ना हो। यह प्यार और नफरत दोनों से कहीं बड़ा और गहरा दंड है। अब जब हम दूसरे लोगों और अतीत से निपटने के तरीके समझ चुके हैं तो हमारे रिसर्च स्टैक का अगला हिस्सा उन चीजों पर केंद्रित है जिन पर इंसान का कोई बस नहीं चलता, जैसे ब्रह्मांड की नियम, भविष्य और कर्मों के परिणाम। मनोविज्ञान इसे रैडिकल एक्सेप्टेंस या हकीकत की क्रूर स्वीकृति कहता है। इसका सीधा नियम है, हाँ ऐसा हुआ, डेटा रिसीव्ड। इसमें कोई अगर मगर या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि गुंजाइश नहीं होती। जब इंसान इस सच्चाई को मान लेता है तो कंट्रोल का भ्रम टूट जाता है। प्राचीन दर्शन स्टोइसिज्म भी यही कहता है कि दुनिया की 99% चीजें इंसान के नियंत्रण से बाहर हैं। हकीकत से लड़ना सिर्फ कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है। इस बात को मान लेना कि मैं पीड़ित नहीं हूँ हमेशा के लिए पीड़ित की कहानी को जला देता है। हमारी रिसर्च में भगवद गीता के दर्शन का भी जिक्र है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान के डार्क और प्रैक्टिकल पहलुओं से जोड़ा गया है। हाँ, यानी नतीजों से भावनात्मक मोहभंग, डिटैचिंग फ्रॉम आउटकम्स। लेकिन यहाँ एक अहम दुविधा पैदा होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने काम के परिणामों से पूरी तरह डिटैच हो जाए तो क्या वो अपनी महत्वाकांक्षा नहीं खो देगा? मतलब
क्या फिर इंसान कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करना ही बंद नहीं कर देगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और परफॉर्मेंस स्टडीज इसका ठीक उल्टा बताती हैं। अच्छा, उल्टा कैसे? जब कोई व्यक्ति परिणामों से डिटैच होता है तो वो अपनी महत्वाकांक्षा नहीं खोता, बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी फेल होने का डर और एंजाइटी वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। ओहो, मतलब एंजाइटी खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। जब दिमाग ये गणना नहीं कर रहा होता कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तब 100% न्यूरल प्रोसेसिंग पावर केवल वर्तमान एक्शन पर केंद्रित होती है, जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। बिल्कुल। इससे इंसान अपने एग्जीक्यूशन में 100 गुना ज्यादा सटीक और घातक हो जाता है। वो परिणामों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि कर्म का मास्टर बन जाता है। ये एक अद्भुत शिफ्ट है, भविष्य के डर से आजादी। इसके साथ ही पेपर्स में विचारों को दूर से देखने की कला, जिसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, पर जोर दिया गया है। हाँ, मेटाकॉग्निशन। जब इंसान अपने ही दिमाग को ऑब्जर्व करना सीख लेता है कि अच्छा, अभी मेरे नर्वस सिस्टम में डर का विचार चल रहा है, तो वो उस विचार से तुरंत अलग हो जाता है। विचार अब उसे कंट्रोल नहीं करते। और इस मेटाकॉग्निशन को बनाए रखने के लिए तबाही के शोर से ब्रेक लेना भी अति आवश्यक है। आज का न्यूज मैट्रिक्स और सोशल मीडिया एल्गोरिदम दुनिया भर का डर और पैनिक बेचता है ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके। इससे खुद को काटना जरूरी है। इसके अलावा हर इंसान के अंदर एक इनर क्रिटिक होता है। हाँ, वो आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा। इस आवाज को अपनी खुद की आवाज न मानकर एक बाहरी वायरस समझना और उसे इग्नोर करना भी इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। वो क्या? जब कोई इंसान अतीत, समाज के लेबल्स, जहरीले रिश्ते, कंट्रोल का भ्रम और भविष्य की उम्मीदें, मेरा मतलब है सब कुछ छोड़ देता है, तो अंत में उसके पास क्या बचता है? ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक शून्यता या खालीपन रह जाएगा। सतही तौर पर यह शून्यता लग सकती है, लेकिन दर्शन और मनोविज्ञान दोनों में यही खालीपन इंसान को परम स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। वो कैसे? जब न्यूरल पाथवेज पुराने कचरे से खाली हो जाते हैं, तब इंसान सही वक्त के इंतजार का पाखंड छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सही वक्त कभी नहीं आता। इसी शून्यता में दुख का रसायनीकरण होता है, जिसे एल्केमी ऑफ ग्रीफ कहते हैं। इंसान समझता है कि दुख सिर्फ एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, और वो इस ऊर्जा का उपयोग किसी नए और बड़े उद्देश्य के निर्माण में करता है। हमारी रिसर्च ये भी दिखाती है कि ये खालीपन हसल कल्चर के उस झूठ से भी आजादी दिलाता है, जो इंसान को महज एक उत्पादक मशीन मानता है। लोग फोमो में जीते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं वे पीछे न रह जाएं, लेकिन सब कुछ छोड़ने के बाद वे जोमो को अपना लेते हैं, यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट। दुनिया की अंधी दौड़ से बाहर रहकर अपनी शर्तों पर जीने का आनंद। इसके साथ ही अकेलेपन को गले लगाना आसान हो जाता है। जो इंसान अकेलेपन से घबराना छोड़ देता है, उसकी निर्भरता खत्म हो जाती है। और ये स्वतंत्रता पीढ़ियों से चले आ रहे मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा की चेन को तोड़ने की ताकत देती है। हाँ, इंसान ये तय कहता है कि पीढ़ियों से चला आ रहा डर और असुरक्षा का ये जहर मेरे पास आकर खत्म होगा। मैं इसे अगले स्तर पर नहीं जाने दूंगा। और यहाँ बौद्ध दर्शन का एक शाश्वत सत्य भी जुड़ता है, नश्वरता या इम्परमानेंस। ये मानना कि सब कुछ एक दिन खत्म होना है। जब सब कुछ नश्वर ही है, तो सुरक्षा का भ्रम अपने आप टूट जाता है। इंसान एंटी फ्रेजाइल बन जाता है, मतलब मुश्किलों और झटकों से टूटने के बजाय और ज्यादा मजबूत होने वाला। बिल्कुल। और इस एपिसोड के रिसर्च स्टैक में एक बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली टूल भी है, हर रात दिमाग को शिफ्ट और डिलीट करना। स्लीप आर्किटेक्चर के अध्ययन बताते हैं कि अगर कोई इंसान गुस्से या तनाव के साथ सोता है, तो उसका दिमाग रात भर उसी नेगेटिव डेटा को मेमोरी में कंसोलिडेट करता रहता है। तो रात को सोने से पहले दिन भर का सारा कचरा, सारे वैचारिक झगड़े और चिंताओं को जानबूझकर डंप करना, एक तरह की दिमागी साफ सफाई बेहद जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो क्या ये सब कुछ डिलीट कर देना, ये शून्यता सच में कोई खालीपन है? हाँ, बिल्कुल नहीं। लेटिंग गो कोई कमजोरी नहीं है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करके की गई एक क्रूर मानसिक सर्जरी है। हाँ, मतलब
जब कोई अपने सारे डर, अटैचमेंट्स और ईगो को एक एक करके छोड़ देता है तो वो इस मैट्रिक्स के नियमों का शिकार नहीं रहता। और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, जिसका कोई वीक पॉइंट नहीं रहता, वो समाज के नियमों से परे हो जाता है। वो एक ऐसा निर्माता बन जाता है जिसे पीछे खींचने वाली कोई जंजीर नहीं बची। वो द अनटचेबल आर्किटेक्ट बन जाता है, पूरी तरह से अजेय। ये शून्यता कोई अंधेरा कमरा नहीं है, बल्कि ये एक कोरा पन्ना है जहां सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से लिखा जा सकता है। इन सभी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक स्रोतों का निचोड़ यही है कि असली ताकत जमा करने में नहीं, बल्कि डिलीट करने की क्षमता में है। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण के आधार पर एक विचार करने योग्य प्रश्न, जब आज रात कोई भी व्यक्ति सोने जाता है तो क्या उसके दिमाग की हार्ड ड्राइव में कोई ऐसा पुराना जंग लगा सूटकेस है जिसे वो महज इसलिए ढो रहा है क्योंकि उसके हाथों को उस वजन की आदत पड़ चुकी है? बहुत ही गहरा सवाल है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही वो सूटकेस हमेशा के लिए गायब हो जाए तो क्या उस खाली जगह में एक नए, बेखौफ और कहीं ज्यादा ताकतवर वर्जन का जन्म नहीं होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।